नोएडा से आई बड़ी खबर के साथ ओमैक्स सोसाइटी में आज बुलडोजर की कार्रवाई संभव बताई जा रही है। सोसाइटी में हुए अवैध निर्माण को आज ध्वस्त किया जा सकता है। नोएडा विकास प्राधिकरण आज ये कार्रवाई कर सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई से सोसाइटी के लोगों में दहशत भी बताया जा रहा है। सोसाइटी के लोगों का बयान बिना किसी नोटिस के कार्रवाई गलत है। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में आज बुलडोजर की कार्रवाई संभव बताई जा रही है। सोसाइटी वालों का कहना है कि कोई नोटिस नहीं है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है नोएडा अथॉरिटी से कि अगर हमें कुछ बताया जाए, कुछ टाइम दिया जाए, इट विल हेल्प अस। और अगर कुछ गलत किया है तो हम तैयार हैं उसको हटाने के लिए। और अगर शेड्स की बात है तो वो सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने शेड्स लगाए थे और नोएडा बीओएम अप्रूवल तो हमने अप्रूव किया था। तो देखिए, यही ओमैक्स सोसाइटी है जो चर्चा का विषय बने हुए पिछले लंबे वक्त से। अब यहाँ सोसाइटी वालों का कहना है कि बुलडोजर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बिना नोटिस के हो रही है। हमारे सहयोगी अंकित ज्यादा डिटेल के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, क्या है ये पूरा मामला और अभी आज क्या कार्रवाई होने वाली है? जी देखिए, आपको बता दें, अब से 2 दिन पहले जो त्यागी समाज के लोग हैं वह ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के बाहर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद उनकी मांगे थी कि कहीं न कहीं नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो सोसाइटी के अंदर और लोगों ने अतिक्रमण कर रखा उसको कहीं न कहीं ध्वस्त किया जाए। जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी वहां पहुंचे थे और अधिकारियों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनसे कहा गया था कि आप स्वयं ही अपना जो अतिक्रमण आपके द्वारा कराया गया, चाहे वो पेड़ से लेकर तमाम जो इंक्रोचमेंट किया गया उसको हटा लिया जाए। जिसके बाद 48 घंटे के समय सीमा समाप्त होती है। वही बात की जाए अभी की, तो अभी ऐसा सूत्रों का दावा है कि नोएडा प्राधिकरण आज के समय यानी कहीं न कहीं दोपहर तक वहां पे अपने दस्ते के साथ वहां पहुंच सकता है। जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई कर सकता है। उसी के चलते जो सोसाइटी के लोग हैं, तो आपने अभी देखा सोसाइटी के लोगों का कहीं ना कहीं जो है डर है उनके अंदर और वह अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखते नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि सोसाइटी की प्राधिकरण द्वारा हमें बाकायदा नोटिस देना चाहिए, उसके बाद ही हमारा जो अवैध निर्माण है उसको हम खुद ही हटा लेंगे, उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण ना करें। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहा जाएगा खींचातानी का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, त्यागी समाज ये कह रहा है जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी का घर ढहाया गया, ठीक वैसे ही और भी अवैध अतिक्रमण पर जो सोसाइटी के भीतर है उस पर भी बुलडोजर चले। सोसाइटी वालों का कहना है कि बदले की कार्रवाई है, थोड़ा वक्त तो देते। देखना ये होगा कि आज अगर बुलडोजर के साथ प्राधिकरण पहुंचता है तो क्या रोष दिखाई देगा या ऐसे ही कार्रवाई होगी जैसे पहले देखी गई थी। आप नजर बना के रखिएगा अंकित, शुक्रिया अभी जो जानकारी आपने दी। आगे बढ़ेंगे, प्रयागराज से खबर है। रामलीला मंचन के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल है। स्वयंवर में धनुष जैसे ही टूटा, रामलीला के मंच पर फायरिंग हो गई। नैनी के पीएसी कॉलेज में रामलीला ग्राउंड में रामलीला का मंचन हो रहा था। सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का भी ये वीडियो वायरल है। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया। देखिए आप, देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे भी अपनी रसूख और हनक दिखाने का मौका मिला तो सतयुग को भी नहीं छोड़ते। कहाँ ये मंचन, कहाँ श्री राम जी का स्वयंवर, सीता का स्वयंवर, धनुष टूटा नहीं कि इन्होंने फायर कर दिया। फिलहाल पुलिस के पास ये वीडियो पहुंच गया है। ऐसी ही घटनाओं पे हमने खूब रिपोर्ट्स देखी हैं कि गलती से भी इनका हाथ कांपा, निशाना चूका तो किसी की जिंदगी खत्म। जैसे ही फायर होता है लोग सीटी बजाने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। तो रामलीला का ये मंचन भी है, यहाँ पर भी लोग अपना रसूख दिखाने के लिए, अपना भौकाल दिखाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पीछे नहीं हटते हैं। और उनके साथी संगी भी इसमें पूरे जोश के साथ दिखाई दे। आजमगढ़ से खबर है, रामलीला के मंच पर ठुमके लगे हैं। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। मेहनगर थाना क्षेत्र के रामलीला का वायरल वीडियो सामने आया है। ये देखिए आप, धार्मिक आयोजन को भी मनोरंजन का स्रोत बनाने की कोशिश और वीडियो आए दिन वायरल हो जा रहे हैं। फिलहाल आजमगढ़ के रामलीला मंच से ठुमके की ये वीडियो आ गई, लोग खूब सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं कि रामलीला के नाम पर ये क्या हो रहा है।
देखिए वीडियो बनाया जा रहा है, सेल्फी कैम के साथ लोग बाकायदा शूट कर रहे हैं, लेकिन शूट के साथ इस तरीके का शूट कितना सूट करेगा पुलिस विभाग को, ये बाद में पता चलेगा। देखिए, आम आदमी को महंगाई का और झटका लगा है। रेपो रेट में 0.50 की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रेपो रेट में इजाफा किया है। रेपो रेट में इजाफा कितना हुआ है? 5.40 से 5.90 तक इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर के आम इंसान पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि रेपो रेट का असर बैंक्स पे पड़ेगा और बैंक्स का असर सीधा पड़ता है आम इंसान पर। तो इस तरीके से रेपो रेट में इजाफा हुआ है। 5.40% से बढ़ाकर के 5.90% तक इसे किया गया है। अब इसका असर बैंकों पर पड़ेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह ऐलान किया है। रेपो रेट में बढ़ोतरी अच्छी खबर नहीं है आम इंसान के लिए। महंगाई का झटका जाहिर तौर पर इससे लगेगा। और आपको बताएं, सीएम योगी कल एक दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में 4 घंटे रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुद्राक्ष में 5G सेवा के शुभारंभ के मौके पर सीएम मौजूद रहेंगे। बाबा के दरबार में पूजन करेंगे, साथ ही परियोजनाएं जो वहां चल रही हैं उनकी समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे की खबर मिल रही है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 5G सेवा के शुभारंभ के मौके पर मौजूद रहेंगे सीएम। इसके अलावा अमूमन जब वो वाराणसी जाते हैं तो बाबा के दरबार में मत्था जरूर टेकते हैं, जरूर पूजा पाठ करते हैं। वही कार्यक्रम है। इसके अलावा जो यहाँ योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उनसे जुड़ी अधिकारियों को रिपोर्ट भी देनी होगी। उनके साथ समीक्षा बैठक भी है। गाजियाबाद से खबर है, बोरे में बंद युवक का शव मिला है। पीट करके युवक की हत्या की गई है, ये जानकारी आ रही है। रावली रोड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने का मामला। आरोपियों ने शव को दफनाने के लिए गड्ढा भी खोदा। गड्ढे के पास नमक के कई पैकेट भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, बोरे में बंद युवक का शव मिला है। पीट करके युवक की हत्या की गई है। रावली रोड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने बोरे में युवक का शव मिला है। आगे बढ़ेंगे। पीएफआई पर बैन को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। केंद्र द्वारा पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया पर देश में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः विधानसभा चुनाव से पहले उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। तो मायावती ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उनका रिएक्शन सामने आया। देखिए, कंटेंट आपके सामने है। केंद्र द्वारा पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर देश भर के कई प्रकार के टारगेट करके अंततः विधानसभा चुनाव से पहले उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसे आगे लिखती है, राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहां लोगों में संतोष कम, बेचैनी ज्यादा है। तो देखिए, ट्वीट यही कारण है। विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो मायावती ने ट्वीट करके आगे लिखा है, उस जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगाना चाहिए। इस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है, सवाल उठाया है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित और हमलावर है। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। तो मायावती का ये रुख सामने आया है कि पीएफआई पे बैन और उसके बाद तमाम पार्टियों का ये कहना कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। इस पर उन्होंने अभी अपना रुख सामने रखा है और चुनाव का भी जिक्र किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से घटनाक्रम होती हैं, चीजें आती हैं सामने, धरपकड़ तेज हो जाती है, तो स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर लोगों में संतोष कम, बेचैनी ज्यादा है। पीएफआई के बैन के बाद मायावती का रिएक्शन सामने आया है और बहुत कुछ कहना चाह रही है। एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रही हैं। कहां ये निशाने लगाना चाह रही है, समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेश, एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रही है मायावती। देखिए, मायावती का कुछ मामलों में बहुत क्लियर होता है, वो आगे पीछे का काम नहीं करती हैं और इस तरीके से पीएफआई को लेकर जो उनका स्टेटमेंट है वो इसे बहुत ही सरल तरीके से हम देख सकते हैं उनकी राजनीति को। ऐसे जब भी मौके आए हैं मायावती ने स्टैंड क्लियर रखा है और राष्ट्र विरोधी जो भी गतिविधियों में शामिल संस्थाएं हैं उनका कभी भी उन्होंने
वोट बैंक के लिए समर्थन नहीं किया। ये मायावती की राजनीति का बहुत ही उजला हुआ पक्ष है, बहुत ही उजाला और बहुत ही प्रकाशित करने वाला पक्ष है। मायावती कभी भी वोट बैंक के लिए राष्ट्र को दांव पे नहीं लगाती। तो ऐसे संगठन चाहे किसी की भी सरकार हो, जो भी राष्ट्र विरोधी तत्वों पर बैन लगाता है, उन पर एक्शन लेता है, उनमें वो राजनीति नहीं करती। ये राजनीति करने का क्षेत्रीय पार्टी के लिहाज से देखें तो देश की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी है उसमें मायावती का ये सबसे स्वच्छ चरित्र है। और इस जो स्टेटमेंट को हम देखें, जो उन्होंने ट्वीट किया है, इसे इसी नजरिए से रखा जाना चाहिए। बहुत लाभ हानि का इस मामले में बहुत ध्यान नहीं रखती हैं और इस माध्यम से वो संदेश भी देना चाहती हैं समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी जो विरोध कर रही हैं पीएफआई जैसे संगठन का। तमाम एजेंसी, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी है, आईबी, जो सुरक्षा एजेंसी है, उनके पूरे इनपुट के बाद ही इनके ऊपर बैन लगाया गया है। और ऐसे में जो राजनीति की जा रही है, इससे देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मायावती का पीएफआई पर बैन का समर्थन, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, सरकार का जो स्टैंड है, उसको एक बड़ा बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि आरएसएस को बंद कराने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है ट्वीट करके। शुक्रिया वीरेश जी तमाम जानकारी के लिए। देखिए ये मायावती का ट्वीट है और इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल है कि मायावती का आखिरकार स्टैंड क्या है पीएफआई बैन के बाद, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। इस ट्वीट से साफ तौर पर दिखाई देता है। झांसी से सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दीप नारायण यादव के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है। दीप नारायण की संपत्तियों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है, यह भी खबर आई है। विजिलेंस ने भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया हुआ है। अपराधी को भगाने के आरोप में दीप नारायण को गिरफ्तार किया गया था। इस पर बड़ी अपडेट यह है, ईडी का शिकंजा भी कसेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है ईडी की ओर से। विजिलेंस ने भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया है। अब ये दोनों एजेंसियां बकायदा खंगालेंगी तमाम दस्तावेजों को। कुल मिलाकर झांसी से सपा के पूर्व विधायक है दीप नारायण यादव, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस, तो विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का केस बना लिया है। अब इस पर बकायदा जांच होगी। इन पर आरोप है अपराधी को भगाने का। इसी आरोप पर ये गिरफ्तार चल रहे हैं, लेकिन अब शिकंजा ईडी और विजिलेंस की टीम का भी होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है ईडी की ओर से। विजिलेंस चेक करेगी आय से अधिक संपत्ति के स्रोत क्या थे। ये तमाम चीजें मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी हैं। जेल में बंद दीप नारायण की, झांसी से सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जहां कैदी को भगाने के मामले में गिरफ्तार तो है ही, इसी बीच ईडी और विजिलेंस की टीम भी आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जांचेगी। दस्तावेज खंगाले जाएंगे। कुल मिलाकर के मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दीप नारायण यादव पर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग का, और संपत्तियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। अगर कहीं भी पेपर्स दुरुस्त नहीं मिले तो हमने खूब तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जाता है। ऐसे में कुछ ऐसी ही तलवार लटक रही है दीप नारायण यादव पर। सपा के पूर्व विधायक है झांसी से, जहां कैदी को भगाने के मामले में गिरफ्तार तो है ही, लेकिन ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया है। विजिलेंस की टीम बैठेगी और जांच करेगी आय से अधिक संपत्ति के स्रोत क्या थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया हुआ है। इन दोनों ही मामले में अगर गलत पाए गए तो सीधा कार्रवाई होगा। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से शिकंजा कसा जा रहा है, क्या चीजें ग्राउंड पर चल रही है। चंद्रकांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रकांत, ये बताइए कि क्या क्या दस्तावेज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है दीप नारायण के नाम से? मैं आपको बता दूं, दीप नारायण के नाम से यहाँ पर करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं और कई संपत्तियां ऐसी भी हैं जैसे उनके नौकरों के नाम है वो। और दीप नारायण सिंह पर सबसे बड़ा मामला आय से अधिक संपत्ति का चल रहा है। जो मुकदमा झांसी विजिलेंस ने दर्ज किया था उसकी विवेचना कानपुर विजिलेंस कर रही है। अच्छा। और कानपुर विजिलेंस लगातार इन पर शिकंजा कस रही है। क्या क्या मिले हैं, इनपुट क्या आ रहा है कि विजिलेंस टीम को क्या क्या मिले हैं दस्तावेज? विजिलेंस टीम को इन्होंने 14 करोड़ की संपत्ति बताई थी और इनका खर्च जो है 37 करोड़ रुपए का बताया गया था। तो 14 करोड़ की इनकम और 37 करोड़ का खर्च जो था वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब परतें हटेंगी तो सच्चाई सामने आएगी। हालांकि दोनों ही टीमों ने शिकंजा कस रखा है। शुक्रिया चंद्रकांत, आप नजर बना करके रखिएगा।
तो दीप नारायण की संपत्तियों पर जल्द कार्रवाई की खबर मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ से आई बड़ी खबर। पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ में एसटीएफ का बड़ा खुलासा सामने आया है। निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में थी पीएफआई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में चुनाव लड़ने की तैयारी थी। सूत्र बताते हैं आर्थिक मदद की भी तैयारी हो चुकी थी, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग बना करके राजनीति में कूदने के मंसूबे पूरे तैयार थे। देखिए, गिरफ्तार मोहम्मद वसीम इस साल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, ये बताइए कि पीएफआई के सदस्य फंडिंग कहीं और से उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव लड़ करके जनता के बीच में पैठ बना करके राजनीति के जरिए इन्फ्लुएंस फैलाने का था। किस तरीके के सबूत मिले हैं? बिल्कुल, इसमें लता देखिए, पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और इसका यहाँ लखनऊ में कार्यालय लालबाग में है। जब पीएफआई पर बैन लगा है 2 दिन पहले मैं गया था लालबाग इनके कार्यालय, और वहां पर जो निकाय चुनाव से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं, यानी जो नियमावली होती है निकाय चुनाव की, किस तरह से चुनाव के क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे लड़ना चाहिए, उनका ढेर लगा हुआ था। वहाँ काफी किताबें थी। हालांकि वहाँ कोई उनका जो पदाधिकारी है वो तो नहीं मिला क्योंकि सब गायब थे, लेकिन ये जो कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ था मोहम्मद वसीम, जिसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी पीएफआई, और एक तरह से जो पॉलिटिकल विंग है वो पीएफआई को संरक्षण देने, उनका इरादा ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोकल बॉडी से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच के इनके जो सदस्य हैं वो इनके मुद्दों को उठाएं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, तमाम जो ऑर्गेनाइज्ड कैंप लगाने का आरोप लगा है, लोगों को रेडिकलाइज कराने का आरोप लगा है, उसको ये प्रोटेक्ट कर सके सदन में जाकर। तो लोकल बॉडीज का चुनाव, और इसके पहले बता दूं जो मोहम्मद वसीम था वो भी विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ चुका था, और जो छोटे छोटे जनपद हैं, खासकर मुस्लिम बहुल्य आबादी वाले जो इलाके हैं, चाहे लखनऊ हो, चाहे बरेली हो, बहराइच, अलीगढ़, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बलरामपुर, ऐसे तमाम जनपद जहां पर जो मुस्लिम बहुल्य आबादी है वहां पर ये अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, और इसके बाद जो लोकल बॉडीज हैं वहां एक तरह से प्रभावशाली तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। क्योंकि दक्षिण भारत में हम देखें तो केरल में, तमिलनाडु में इनका ठीक ठाक हिसाब किताब है। पॉलिटिकल जो पार्टीज है वहां इनकी गहरी पैठ हो चुकी है। धीरे धीरे पिछले 4-5 सालों में इन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और दूसरी या तीसरी पोजीशन पर रहते हैं। तो अब उत्तर भारत में इन्होंने अपनी जड़ें जमाने के लिए इस तरह की पूरी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू की थी। और अभी देखिए एसडीपीआई को बैन नहीं किया है, क्योंकि वो चुनाव आयोग का मामला है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में था पीएफआई और उसकी तमाम सहयोगी संगठनों को बैन करने का। लेकिन एसडीपीआई जो उनकी पॉलिटिकल विंग है उसको बैन करने का अधिकार, देखिए पॉलिटिक्स में आना गलत नहीं है, कोई भी आ सकता है, लेकिन मंसूबे साफ होने चाहिए, एक स्रोत साफ होना चाहिए जहां से जो पैसा लगाया जा रहा है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये तमाम चीजें मुश्किल में पाई गई हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है और कैसी परतें खुलती हैं और कैसी जानकारी आती है। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आगरा में महिला प्रिंसिपल ने समुदाय विशेष की छात्रा और शिक्षिकाओं पर परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोती हुई दिखाई दे रही है। आगरा कैंट के जॉय हैरिस स्कूल का ये वीडियो है। छात्राओं के द्वारा मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है, मैं क्लास में पढ़ाने जाती हूँ, मेरा उत्पीड़न किया जाता है, तरह तरह के बालिकाओं के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। अगर मैं प्रेयर ग्राउंड में प्रेयर में सुबह खड़ी होती हूँ तो 8-9 टीचर्स मुझे परेशान करती है। लड़कियों के द्वारा तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगवाए जा रहे हैं। 1000 लड़कियों के द्वारा भी मेरे साथ में सर ये करवाए जा रहे हैं। उनका 9 शिक्षिकाओं का गुट है, उस सबकी नेता रेहाना खातून है सर। और सर वो 15 साल से इस प्रिंसिपल की सीट के लिए लगी हुई थी और वो कहती थी कि मैं तुझे कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगी। आज सर 2 घंटे नारे लगवाए गए कि ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो, ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो। मुस्लिम शिक्षिकाओं के द्वारा बहुत परेशान। तो देखिए, ये प्रिंसिपल है जो रोते हुए आरोप लगा रही हैं कि समुदाय विशेष की एक टीचर हैं जो इनकी राइवल हैं, जो प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए रेस में हैं। लेकिन आगे बढ़ने का रुख उन्होंने अख्तियार ये किया है कि छात्राओं को भड़का करके, ऐसा आरोप प्रिंसिपल लगा रही हैं, उनके साथ नारेबाजी करा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।